हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश जाएंगे। आज से लगभग 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शंस हुए थे तो गवर्नमेंट चेंज हुई थी और आई थी योगी आदित्यनाथ की सरकार। खैर, हमारा चैनल इलेक्शंस की न्यूज या फिर किसी पार्टी के प्रमोशन के लिए तो नहीं है, लेकिन ये जानने के लिए तो जरूर है कि 2017 के बाद और उससे पहले कैसे और क्या क्या चेंज हुआ उत्तर प्रदेश में। इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि 2017 के बाद कितना बदला उत्तर प्रदेश। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट रही उत्तर प्रदेश में इतने साल। मैं नहीं कह रहा, कुछ पर्टिकुलर लोगों का कहना है और वो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि एक बोल्ड गवर्नमेंट रही जिसको डिसीजन लेना आता था। और शायद यही चीज इतने सालों तक कई लोगों को चुभती रही, क्योंकि शायद पहली बार उन्होंने उत्तर प्रदेश में लिटरली तेजी से काम होते हुए देख लिया था। काम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेसवेज की। अब ये चीज कोई नई नहीं है कि नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। ये लगभग हर गवर्नमेंट करती है, लेकिन सिर्फ इतना ही करती है। उसमें से कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे ये भगवान भी नहीं जानते। जबकि उत्तर प्रदेश में इस गवर्नमेंट के टेन्योर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए गए हैं। सिर्फ वो नहीं जो नए लॉन्च हुए थे, बल्कि वो भी जो कई सालों से अटके हुए थे। सबसे पहला एग्जांपल खुद एक पॉपुलर एक्सप्रेसवे है जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अभी जस्ट कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है। योगी आदित्यनाथ की पिछली गवर्नमेंट यानी अखिलेश यादव की सरकार का प्रोजेक्ट था, लेकिन इलेक्शंस के कुछ समय पहले का ही प्रोजेक्ट था। काम प्रोजेक्ट में हो रहा था, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा अजीब था, या हो सकता है मुझे ही लगा, क्योंकि लैंड एक्विजिशन आधी भी नहीं हुई थी और आगे की लैंड एक्विजिशन का पक्का कुछ पता नहीं था कि कुछ दिक्कत भी आ सकती है या नहीं। और गवर्नमेंट ने टेंडर्स इशू करने शुरू कर दिए थे। इंडिया में हम सबको पता है कि लैंड एक्विजिशन कितनी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आदित्यनाथ सरकार ने सबसे पहले यही काम किया और सारे टेंडर्स कैंसिल कर दिए और उन्हें तभी इशू करने को बोला जब कम से कम 80% यानी 80% लैंड एक्विजिशन हो जाए। और इसके बाद भी काम इस तरह से किया गया कि एक साल के अंदर उन्होंने 95 यानी 95% से ज्यादा लैंड को प्रॉपर्ली एक्वायर कर लिया और प्रोजेक्ट लगभग सही समय पर बनकर तैयार हो गया। और किसी दूसरे एक्सप्रेसवे की बात करें तो जैसे गंगा एक्सप्रेसवे 2009 का प्रोजेक्ट है, मायावती सरकार का। प्रोजेक्ट काफी चेंज हो गया है उस समय से अभी तक। उस समय के मुकाबले अब प्रोजेक्ट की लंबाई आधी हो गई है, लेकिन एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रोजेक्ट को उस समय शुरू नहीं होने दिया था। और ये तो एक्सपेक्टेड था। इंडिया में डेवलपमेंट हो और सो कॉल्ड एनवायरमेंट के रक्षक ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेवलपमेंट के काम के अलावा आपको ये लोग और कहीं भी एनवायरमेंट की रक्षा करते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन इसका भी तोड़ निकाल दिया गया। अभी प्रयागराज में जो कुंभ मेला हुआ था उसमें 29 जनवरी 2019 को पूरी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मिली थी, जहां ये डिसाइड हो गया था कि किस तरह से मेरठ और प्रयागराज के बीच में इस गंगा एक्सप्रेसवे को तैयार करना है। और फाइनली 18 दिसंबर 2021 को गंगा एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया और टारगेट रखा गया है 2024 इसे कंप्लीट करने का। और अगर यही गवर्नमेंट रही तो बहुत चांसेस हैं कि प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म हो जाएगा। चलो, एक्सप्रेसवे तो वैसे बहुत सारे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी है, ये भी अभी बन रहा है और कुछ टाइम में खत्म होगा। और ये लॉन्च भी योगी गवर्नमेंट ने ही किया था, तो पूरा करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती थी, जो कि अब धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। लेकिन एक और प्रोजेक्ट है 2001 का। जी हाँ, जेवार एयरपोर्ट उस समय के हिसाब से भारत और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। 2001 में यह सबसे पहले प्रपोज किया गया था अटल गवर्नमेंट के समय। फिजिबिलिटी रिपोर्ट 2003 तक पूरी हो गई थी और एयरपोर्ट ने 2007 तक कंप्लीट हो जाना था, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हो गई। किन की आई थी पता होगा आप? नीचे टाइम स्टैंप लगा के कमेंट कर देना, ताकि अगर किसी को नहीं पता तो उन्हें भी पता चल जाएगा। और नई आई गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट होल्ड पर डाल दिया। क्यों? क्योंकि नया एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर के अंडर रेंज में बन रहा था। और GMR ग्रुप, जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का ऑपरेटर है, उनका कहना था कि यह नया एयरपोर्ट के ट्रैफिक और उनके एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के रेवेन्यू को इफेक्ट करेगा। फिर उनके बाद अखिलेश यादव की सरकार आई और उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया एक नया एयरपोर्ट आगरा में। और उसके बाद फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के नजदीक एक टुंडला विलेज या टाउन बोल सकते हो आप, वो पड़ता है, जिसे एयरपोर्ट साइट फाइनलाइज किया गया। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री इससे खुश नहीं थी और उन्होंने ऑब्जेक्शंस उठा दिए। ये सारी खिचड़ी पक ही रही थी कि 2014 में सबका गेम बच गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई। स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, 2014 में सेंट्रल में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, लेकिन उसी समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट को वापस उठाकर उसकी एक्चुअल साइट यानी जेवार शिफ्ट कर दिया। सिविल मिनिस्ट्री ने भी अगले ही साल उस नए एयरपोर्ट के प्रपोजल को क्लियर कर दिया और डिफेंस मिनिस्ट्री, जिनको दिक्कत देकर प्रोजेक्ट पिछली गवर्नमेंट
गवर्नमेंट बना रही थी उन्होंने जेवार की साइट के लिए उसके अगले साल ही अपना अप्रूवल दे दिया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी उसके अगले साल इसे अप्रूव कर दिया। नवंबर 2018 से इसके लिए ऑफिशियली बजट एलोकेट होना शुरू हो गया। और फास्ट फॉरवर्ड करें तो पिछले साल 25 नवंबर को आखिरकार प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया। अभी भी एयरपोर्ट को बनाने में टाइम जरूर लगेगा क्योंकि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाना है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो किया। पिछली गवर्नमेंट भले ही यहाँ नहीं बनाना चाहती हो और उनके हिसाब से अगर एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल था तो उन्हें वहाँ काम करवाना चाहिए था, जो पिछली दोनों गवर्नमेंट्स में से किसी ने नहीं किया। और यही चीज मुझे याद आ रही है, अभी कुछ दिनों पहले एक पॉलिटिशियन ने बोला था कि ये गवर्नमेंट खुद का कुछ नहीं कर रही है बल्कि सिर्फ पहले से मौजूद प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रही है। उनको कौन समझाए कि इसी का तो रोना था, प्रोजेक्ट ही तो कंप्लीट नहीं होते थे, वही कंप्लीट होने वाले होते तो आज इंडिया के भी कुछ तो अलग हालात होते। और अगर सालों से अटके प्रोजेक्ट्स अब कंप्लीट हो रहे हैं तो वो बेहतर ही है इसके मुकाबले कि ये गवर्नमेंट भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स डाल दे अपने हिसाब से और फिर 5 साल बाद चली जाए कि जिसे जैसे देखना होगा प्रोजेक्ट खुद कंप्लीट कर लेना। बाकी एक और चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हम इंक्लूड कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने ये कमेंट्स बहुत देखे हैं कि 2017 के बाद लॉ एंड ऑर्डर में भी उत्तर प्रदेश में बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बात फिर मेरी पर्सनल चॉइस की हो जाएगी। इसीलिए ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे जरूर बताना कि लॉ एंड ऑर्डर में कितना बदला है उत्तर प्रदेश 2017 के बाद से। 2-4 गाड़ियां जरूर पलटी हैं, वो मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश पुलिस की थग लाइफ से अपडेटेड रहता हूँ, लेकिन ओवरऑल कितना फर्क हुआ है ये शायद आप लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे और जब आप कमेंट करोगे तो कमेंट सेक्शन इस बात को क्लियरली बता देगा। लेकिन एक चीज जरूर है जो मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस की है और वो है उत्तर प्रदेश की ओवरऑल इमेज में होने वाला चेंज। 2017 से पहले और उसके बाद उत्तर प्रदेश को देखने का नजरिया जरूर बदला है। 2018 में जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट हुई थी तो उत्तर प्रदेश की इमेज की वजह से वहां इन्वेस्टमेंट लाना कोई आसान काम नहीं था और सीएम योगी आदित्यनाथ के इस स्टेप को पीएम मोदी ने भी उस समय रोका था कि गवर्नमेंट के एक ही साल के अंदर वो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां नहीं ला पाएंगे और सबसे पहले उन्हें खुद काम करके इसकी इमेज को बेहतर बनाना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टर समिट फिर भी हुआ और टोटल उसके बाद कितने एमओयूज पर साइन हुए। एमओयू बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, जो कि आप एक तरह से एग्रीमेंट समझ लो गवर्नमेंट और दूसरी पार्टी के बीच में। टोटल 1045 एमओयूज पर उस समय साइन हुआ था, जिसमें से 90 प्रोजेक्ट्स ने पिछले साल तक अपना काम करना शुरू कर दिया है, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है लगभग 39,000 करोड़ रुपीस का। इसके अलावा एक और चीज जिस पे गवर्नमेंट को परखा जा सकता था वो प्रॉब्लम जो इससे पहले किसी ने नहीं देखी थी, यानी कोरोना वायरस, और वो भी उस स्टेट में जिसकी पॉपुलेशन कई पूरी कंट्रीज से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा बुरी तरह से इफेक्टेड स्टेट हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर्सनली मैं बोलूंगा क्या बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट था, शायद नहीं, लेकिन हाँ इतना अच्छा जरूर था कि ऑस्ट्रेलियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेसन वुड से लेकर के इंडियन फॉर्मर गवर्नर राम नायक तक सब लोगों ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को मैनेज करने की तारीफ की थी। और राम नायक ने तो इतना तक बोला कि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से सीख सकता है कि कोरोना को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि पिछले साल महाराष्ट्र में बहुत ही तेजी से कोरोना फैला था। योगी आदित्यनाथ के टाइम पे ही उत्तर प्रदेश लीड्स रैंकिंग यानी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की जो रैंकिंग होती है उसमें 13वें स्थान से उठकर छठे यानी 6th पोजीशन तक आ गया है। 13वें पोजीशन पे भी वैसे ये 2019 में योगी आदित्यनाथ के टाइम पे ही आया था। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस कितनी आसानी से एक स्टेट में हो सकता है, उसमें भी उत्तर प्रदेश की रैंकिंग इस वक्त इंडिया में 2nd है। इससे पहले यूपी कुछ समय तक 4थे पोजीशन पर रहा था। लेकिन हाँ, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सब कुछ सही ही हुआ है पिछले 5 सालों में और कुछ भी गलत नहीं हुआ। एक आर्टिकल मुझे याद आ रहा है, मैं स्क्रीन में लगा दूंगा, मुझे मिलेगा तो, जब सुप्रीम कोर्ट ने मॉक किया था योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट को क्योंकि वो लोग पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे थे एयर पोल्यूशन के लिए। तो इन पाकिस्तानी बेचारों का तो खुद का एयर पोल्यूशन नहीं खत्म हो रहा, वो यहाँ क्यों भेजेंगे। और यहाँ पर अपोजिशन को मौका दिखा तो अखिलेश यादव खुद कूद पड़े कि नहीं, पोल्यूशन तो योगी जी कर रहे हैं, ये भी मोदी जी की तरह 4 घंटे सोते हैं और बाकी टाइम सिर्फ पोल्यूशन बनाते हैं। उसके कुछ समय पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुगल्स और ब्रिटिशर्स को पकड़ा था कि इन लोगों ने शुरुआत की थी और इकोनॉमी हमारी पूरी तरह से खराब कर दी, नहीं तो हम भी आज सुपर पावर होते। वैसे मुझे ये सही लग रहा है, पता नहीं क्यों। खैर
कहने का मतलब ये है कि कोई परफेक्ट नहीं है। ये ब्लेम गेम वाला आर्टिकल्स तो मैंने सिर्फ मजाक में बता दिए और पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करती ही हैं, तो ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस वीडियो में सिर्फ इतना देखना था कि क्या 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में सच में चेंजेस आए हैं। तो मुझे तो लगता है आए हैं, और ये सिर्फ मेरी राय है। आपकी क्या राय है उसके लिए नीचे यूट्यूब ने कमेंट सेक्शन दिया है, जो कि मैंने खुला रखा है, वहाँ अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में अभी कुछ समय बाद इलेक्शंस हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के वोटर हैं और आपने वोट करना है तो सिर्फ उसको वोट कीजिएगा जो कि आपको लगता है कि आपकी डेवलपमेंट करेगा, ना कि खुद का घर भरने के लिए सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेगा। बाकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक ठाक लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।